नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले बार हमने सेक्स लाइफ में हमारे मन में जो सेक्स के बारे में भ्रांतियाँ रहती है या हमारे मन में जो गलत फहमियाँ रहती है, जिसको हम मिथ एंड मिसबिलीफ बोलते हैं, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की। यूँ तो हजारों सैकड़ों ऐसे मिथ और मिसबिलीफ या भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ हैं, और सबसे बड़ी गलतफहमी ऐसी रहती है कि सेक्स ये बहुत ही नेचुरल है, अपने आप सबको पता चलता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जानवरों को क्या कोई सिखाता है सेक्स कैसे करना, या उनको कोई समस्या आती है। पर हमको पता नहीं है जानवरों को समस्या आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि उतना उनका निरीक्षण नहीं किया जाता है। लेकिन उनको समस्याएं नहीं आती, और उसका कारण भी मैंने जो पहले बताया था कि जानवर, उनकी जो सेक्स की जो मेन उद्देश्य होता है वो रिप्रोडक्शन या पुनरुत्पादन जिसको बोलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जन्म होना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक प्रॉपर्टी है, उसके कारण उनका वो नेचुरल रहता है। बट ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में ये नेचुरल है, लेकिन इसके ऊपर हमारे मन का प्रभाव पड़ता है, हमारे सोसाइटी का, समाज का प्रभाव पड़ता है, हमारे एक दूसरे के रिश्ते का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन में जो सोच है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हर एक का सेक्स जीवन अलग अलग रह सकता है, या एक ही व्यक्ति का सेक्स जीवन आज अच्छा है, कल अच्छा नहीं होगा, परसों अच्छा होगा, ये चल सकता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, पूछते कि डॉक्टर साहब, अब हम आपके पास आए हैं, अब हमको परमानेंट इलाज बता दीजिए। ऐसा होना चाहिए कि उनको इसके बाद में कोई भी समस्या कभी भी नहीं आना चाहिए। तो तब मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये देखो, पेशेंट कुछ भी अपेक्षा रख सकता है कि डॉक्टर ने ऐसा करने के बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा, छू मंतर बोलने के बाद भी ठीक हो जाऊंगा। ये पेशेंट की अपेक्षा कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपेक्षा मन का स्वभाव है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। पर एक डॉक्टर करके, एक वैज्ञानिक करके जब मैं उसको आंसर देता हूँ तो उसको बोलता हूँ कि हम लोग ही परमानेंट नहीं हैं, तो परमानेंट इलाज कैसे होगा। आज एक व्यक्ति 30 साल का है, कल 40 का होगा, परसों 50 का होगा। आज उसको कोई रोग नहीं है, कल कोई और रोग हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। आज वो दुबला पतला है, कल मोटा हो जाएगा। आज उसके और उसके पत्नी के संबंध अच्छे हैं, कल अच्छे नहीं रहेंगे, झगड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें जैसी बदलाव के लिए बदलाव होते रहते हर चीज़ में, वैसे मनुष्य में भी बदलाव होते हैं। उसके शरीर में बदलाव होते हैं, उसके मन में बदलाव होते हैं, उसके रिश्तों में बदलाव होते हैं, उसका जो ओवरऑल लाइफ है उसमें बदलाव होते हैं। जो लाइफ के आजकल तान तनाव स्ट्रेसेस है वो बढ़ गए हैं, वो परमानेंटली अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो ये सब के कारण ये परमानेंट इलाज, ये जो एक हमारे दिमाग में अपेक्षा रहती है, वो थोड़ी गलत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर लोगों को दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। जैसे डायबिटीज़, बीपी में ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वैसा नहीं भी होता है। पर वो एक दूसरा क्या है कि हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको आप एलोपैथी बोलते हैं, लोगों के दिमाग में ये बड़ी शंका है कि एलोपैथी से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बाकी की पैथियाँ खराब है या एलोपैथी से नीचे दर्जे की है, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते और कभी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हर पैथी के अलग अलग वैशिष्ट्य होते हैं। एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन में क्या है कि रोग क्यों हुआ है, उसकी शारीरिक कौन से रीजन्स है, कॉजेस है, वो देखने पे ज़्यादा हमको स्ट्रेस देना पड़ता है, और वो जो उसका शारीरिक रीज़न है वो दूर कर सकते हैं। पर सेक्स में क्या होता है कि शारीरिक रीज़न के साथ साथ में मानसिक, वैवाहिक, एक दूसरे के रिलेशन के हिसाब से भी जो रहता है, या काम का तान, काम का स्ट्रेस, प्रेशर, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसके कारण सेक्स में बाधा पहुंचती है, या सेक्स लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का समाधान दवाई में ही मिलेगा, या हर चीज़ के लिए दवाई रहेंगी और उसका परमानेंट इलाज होता, ये सोचना गलत है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन कहता है। तो इसलिए हमारी जो दवाइयाँ रहती है कुछ दिन के लिए रहती है, उसके बाद में वो दवाइयाँ कम होती जाती है, और काफ़ी लोगों में तो बंद भी होती है, लेकिन कुछ लोगों में उसको ज़्यादा देर तक लेना पड़ सकता है। अब ये बहुत सारे उसके शारीरिक
और मानसिक कारणों पे आधारित रहता है। हम ये नहीं, पेशेंट आने के बाद शुरुआत में ही उसको भले ही कोई शारीरिक बीमारी होंगी, लेकिन वो कितने दिन में ठीक होंगी ये हर एक के बारे में कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, वो शरीर का रिस्पॉन्स गोली को रिस्पॉन्ड करने का अलग हो सकता है। तो इसीलिए ये एकदम से ऐसा 100% बता नहीं सकते, पर 100% बता नहीं सकते लेकिन फ़ायदा होता है। तो इसलिए एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है ये सोचना गलत है, जबकि हम तो बोलते हैं एलोपैथी में ही इसका इलाज है, क्योंकि एलोपैथी सिर्फ दवाई से ठीक करेंगे ऐसा नहीं बोलती। एलोपैथी को एक और मज़ेदार उसका अर्थ है ऑलपैथी, यानी सबका पूरा विचार करने के बाद, सर्वांगीण विकास विचार करने के बाद ही उपचार किए जाते, इसलिए उसको एलोपैथी बोलते हैं। सिर्फ दवाई नहीं, मानसिक उसको काउंसलिंग करेंगे, उनके दोनों के रिश्ते अगर खराब होंगे तो उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, उनके जो मानसिक ताण तनाव होंगे उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, और वो ऑल कॉजेस को ठीक करके उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको वक्त भी लगता है। तो इसलिए सेक्स प्रॉब्लम संबंधित कोई भी व्यक्ति हो तो हमारा प्रॉब्लम कोई एक आध दो दवाई देंगे, 10-15 दिन महीने भर दवाई देंगे और उससे ठीक हो जाएगा, अगर कोई ये समझता है तो ये गलत है, 100% गलत है। ये गलत फहमी है, इसको दूर रखना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि परमानेंट इलाज नहीं होता। तीसरा है कि लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब कितने दिन का कोर्स है, कितने महीने हमको दवाई लेना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलता, अरे तो आज तो आप पहली बार मेरे पास आए हो, हम पहले 15-20 दिन आपको दवाई दे के देखेंगे, उसके पहले आपके शरीर में कोई शारीरिक कारण है कि नहीं देखेंगे, वो हिसाब से दवाई करेंगे। फिर 15 दिन 20 दिन बाद आप कितना वो दवाई को रिस्पॉन्ड करते हो, उसके ऊपर हमको आगे की रणनीति या हमारी स्ट्रैटेजी बोलते हैं ट्रीटमेंट की, वो तय करते हैं। तो एकदम से शुरुआत में ही डॉक्टर ने कितने दिन का कोर्स है ये बताना चाहिए, ये भी लोगों को जो लगता है ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इतने मानसिक ग्रस्त रहते हैं उनके टेंशन्स के कारण, तो उनको ठीक करना बड़ा कठिन रहता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको। हर व्यक्ति को जैसे रेडीमेड शर्ट पहनते हैं ना, तो वैसा नहीं होता है ट्रीटमेंट ये टेलर मेड बोलते हैं हम, कि जैसे हम पुराने ज़माने में टेलर के पास जाके कपड़े सिलाते थे तो बड़ा माप लेके हमारे कपड़े सिलाता था और हमको वो फिट बैठते थे। वैसे ही टेलर मेड थेरेपीज जो रहती है सेक्स थेरेपी में, उसमें ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, अगर वो शादीशुदा है या कोई रिलेशनशिप में है तो उसके और उसके पार्टनर के रिलेशन कैसे है, उसको जो काम करता है वो काम का ताण तनाव कैसा है, उसको कितने स्ट्रेसेस, कितने उसका प्रेशर्स है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसीलिए एकदम से कितने दिन का कोर्स होगा ये भी बताना डॉक्टर के लिए नामुमकिन होता है। चौथी बात, लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने खुद के पास की दवाई देनी चाहिए। मैं इसको मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सही है कि हम लोग परामर्श के पैसे लेते हैं, कंसल्टेशन फीस बोलते हैं हम लोग। तो लोगों को कंसल्टेशन फीस बोलते, क्योंकि कंसल्टेशन फी में मैं सिर्फ बात करता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ, तो वो कहीं से ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ मिली है, इतनी बड़ी चीज़ मिली, ऐसा नहीं रहता है, वो तो दिखती भी नहीं है। पर एडवाइस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पर क्या होता है, बहुत सारे लोग खुद के पास की दवाई दे देंगे, उसके भले पैसे ले लेंगे, तो लोगों को तो दवाई इतने पैसे में मिल गई। पर ऐसा नहीं है। हम तो बोलते हैं कि कोई भी डॉक्टर हो, उसने दवाइयाँ पन्ने पे लिख के देना चाहिए, जिसको हमारे एलोपैथी में हम बोलते हैं हमारा प्रिस्क्रिप्शन पेपर रहता है। वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे हमने कैसी दवाई, कौन सी दवाई लेना है, वो कितनी बार लेना है, वो लिखते हैं। फिर पेशेंट वो लेके मेडिकल स्टोर में जाता है और वहाँ से दवाइयाँ खरीदता है। वो दवाइयों पे कौन कौन से कंटेंट्स है, क्या है, वो भी लिखा रहता है। यानी एक आधे पेशेंट को अगर मैंने दवाई उसको बराबर लिखी है कि नहीं है, ये भी अगर देखना है तो दूसरे डॉक्टर को जाके मेरा पर्चा दिखा सकता है। हमारे पास जब लोग आते हैं, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिसीजेस, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, थायराइड, ये जब पेशेंट आते हैं तो उन्होंने क्या दवाई लिखी है वो डॉक्टरों के पर्चे दिखाते हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स बोलते हैं। कुछ लोगों की फाइल्स होती है, वो फाइल्स का हम अभ्यास करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं वो देखते हैं, और वो हमको पता चलता है फिर पेशेंट को ये दवाइयाँ चल रही है। उसके फार्मास्यूटिकल जो नाम रहते हैं वो हमको पता चलते हैं, और वो हिसाब से फिर उनके दवाई को हमारी दवाई कैसी सूट होंगी वो हिसाब से हम दवाइयाँ करते हैं।
इसीलिए कभी भी डॉक्टर हम जिसके पास भी जाते हैं वो लिखित रूप में दवाएं देता है तो ही वो अच्छा डॉक्टर है, ये समझना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी लिख के कैसी दवाएं लेना है, कितनी बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, पहले लेना है, सेक्स के संबंधी दवाएं तो सेक्स से पहले लेना है या कब लेना है या रोजाना लेना है, ये सब चीज़ें जब डॉक्टर बताता है तब जाके उसको हम सिस्टमेटिकली या मेथोडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इसलिए एलोपैथी में ये सब पढ़ाया जाता है। एलोपैथी में सिर्फ दवाएं देने से ठीक नहीं होता, उसको समझाना भी जरूरी है, काउंसलिंग करना भी जरूरी है, उसके कोई मिथ्स मिसकंसेप्शंस रहते हैं जो हमने पिछली बार देखे थे तो वो भी दूर करना जरूरी होता है। नहीं तो उसके मन के हिसाब से उसका मेंटल सेक्सुअल हेल्थ जो है वही ठीक नहीं होगा तो पूरा कैसे ठीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का जिक्र डॉक्टर ने आपसे करना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन्स जो आते हैं, स्मार्टफोन्स के ऊपर देखते हैं कि मेरा कौन सा डॉक्टर क्या, इंटरनेट पे दिखता है, बहुत सारे ऐप्स आए हैं उसमें कौन कौन से डॉक्टर्स है, कौन सी स्पेशलिटीज़ है, वो क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, उनका हॉस्पिटल कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें बताए। वो अच्छी बात है कि पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर कभी कभी क्या होता है अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी ट्रिकल हो जाती है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि लोगों को अपने लिंक का साइज बढ़ाने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है, हर एक को लगता है उनको कि मेरा लिंक का साइज छोटा है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे ये एडवर्टीजमेंट के साथ साथ में कुछ जिसको हम स्पूरियस एडवर्टीजमेंट्स, जो जिसको बोलते हैं क्वैक्स की एडवर्टीजमेंट्स भी आना चालू हो जाता है। फिर लोगों को उसके ऊपर भी लगता है कि ये अगर इंटरनेट पे आया तो सब सही है, ये भी नहीं है। या फिर बहुत बार आजकल लोग यूट्यूब्स देखने लग गए, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब में लाखों व्यूअर्स रहते हैं, बट वो डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए सिर्फ ऑनलाइन किसी का प्रेजेंस देख के और उसमें उसका रैंकिंग देख के ही वो अच्छा होगा, ये भी गलत है। तो इसलिए सबसे लोग बोलते कि मुझे बोलेंगे आप सुनते समय कि डॉक्टर देशपांडे तो बोलते सभी गलत है, तो फिर सही क्या है? तुम्हें बता रहा हूँ सही क्या है कि अगर अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट आपको ढूंढना है तो सबसे पहले आपको कोई सेक्स की समस्या है तो डायरेक्ट सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए। ये भी एक गलतफहमी है। मैं खुद सेक्सोलॉजिस्ट होकर ये बड़े होश हवास से ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जिसके पास ट्रीटमेंट लेते हो, समझो आपको हार्ट डिसीज़ है या डायबिटीज़ है या बीपी है, तो आप वो जो डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उनसे बात कर सकते हैं कि डॉक्टर मुझे बोलना है, कुछ आपसे बात करना है, कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बोलेंगे बोलिए क्या बोलना है, तो उनको बोलना कि मुझे सेक्स संबंधी आपसे पूछना है, क्या आप मुझे बता पाओगे? और डॉक्टर बोलेंगे हाँ, तो उसको बताइए। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा लेकिन ये डॉक्टर है, तुम इनके पास जाके आपकी सेक्स संबंधी समस्याएं सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपने वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि वो डॉक्टर कैसा है क्या नहीं आपको कुछ पता नहीं है। और मैंने जो बोला कि ऐसे ये इंटरनेट के कारण, इसके कारण ये जो स्पूरियस या क्वैक्स बीच में आ जाते हैं तो आपका उसके कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको कोई डायबिटीज़ बीपी कुछ भी नहीं है लेकिन सेक्स प्रॉब्लम है और फिर आपको मालूम नहीं है कि किसके पास जाना है, तो हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर रहता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ होगा, जिसको कभी दस्त नहीं लगे होंगे, जिसको खांसी नहीं आई होगी, और उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट के पास जाता नहीं है। वो कहाँ जाता है? अपने फैमिली डॉक्टर के पास। तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक बात करनी है। झिझके मत, शुरुआत में झिझक लगेंगी लेकिन बोल्ड बनिए। तो डॉक्टर बोला डॉक्टर नहीं मुझे सेक्स संबंधी कोई समस्या है, क्या आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हो? वो डॉक्टर बोलेगा हाँ, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर्स या फैमिली फिजिशियन भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको भी बहुत सारी दवाइयाँ पता रहती है। और उन्होंने बोला हाँ अपन करते हैं, देखते हैं, तो उनसे इलाज ले सकते हैं आप। उनके इलाज से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो खुद ही आपको अच्छे स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, क्योंकि उनको जानकारी रहती है कि जेन्युइन सेक्सोलॉजिस्ट कौन है, जेन्युइन स्पेशलिस्ट कौन है, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको किसके पास भेजना चाहिए, वो सब जान के वो आपको उचित विशेषज्ञ के पास भेजेंगे। तो ये ऐसा प्रक्रिया करने से क्या होगा कि आपका थोड़ा 10-15 दिन महीने भर का टाइम जाएगा, लेकिन आप एक
उचित डॉक्टर के पास, योग्य डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, जिसको बोलते हैं कि जो आपको सही मार्गदर्शन करेगा। और सही मार्गदर्शन कैसा, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ दवाइयों पे आधारित नहीं, आपको समझाना, आपके रिलेशनशिप ठीक करना, आपकी गलत फहमियाँ दूर करना, ये सब जो करेगा वो अच्छा डॉक्टर करके बोला जाता है। और जब भी कोई डॉक्टर आपको रेफ़र करेगा तो अक्सर ऐसे डॉक्टर के पास रेफ़र करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं इसका फैमिली डॉक्टर हूँ, ये ज़िंदगी भर मेरे पास आने वाला है। लोग ज़िंदगी भर क्या, उनके बच्चे सब डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, फैमिली डॉक्टर्स के पास, यानी 2-2 3-3 पूछते उनके पेशेंट्स रहते हैं, तो वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो इसलिए ये यूट्यूब, इंटरनेट, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये सबके सब गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट्स ये बहुत ज़्यादा जल्दी हम ठीक कर देंगे, इतने दिन में ठीक कर देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे, ये जो लोग क्लेम करते हैं वो गलत है। क्योंकि हमें पता है कि एक ही मेडिसिन हम 3 व्यक्तियों को एक ही प्रॉब्लम्स के देने के बाद एक फट से ठीक हो जाता है, दूसरा बिल्कुल ही ठीक नहीं होता, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तीसरे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, चौथे को दिया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। तो हर एक व्यक्ति की वो दवाई को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता अलग अलग होती है। भले उसमें 2-4 लोगों में मेन जो इटियोलॉजी अंडरलाइन कॉज सेम भी रहे, लेकिन चारों का इफेक्ट चारों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसा शर्तिया, गारंटेड या इतने दिन में इलाज होगा, ऐसा बोलना अगर कोई बोलता है तो वो गलत है, ये हमने मानना चाहिए। सेक्स के प्रॉब्लम के बारे में बोलता हूँ मैं, क्योंकि उसमें शरीर के कारण ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं। बाकी प्रॉब्लम्स में है कि कुछ बोल सकते कि इतने दिन में ठीक होगा वगैरह करके, लेकिन सेक्स प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है, सब मीडिया, इस पे ही जाके अपने प्रश्न सवाल करना ज़रूरी नहीं है। आप आपके नज़दीक के फैमिली डॉक्टर से या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है ये विषय पे हमने अच्छी खासी चर्चा आज कर ली है। अगले टाइम हम फिर से अलग मुद्दा लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।